जय जोहार, जय हिंद। आज हम फोर्थ डे का जो 100 डे चैलेंज है वो करते हैं। और फोर्थ डे में हम लोग का जो टॉपिक थे वो है 17th 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी। इतने टाइम का भारत में क्या चेंजेस हो रहा था उसके रिगार्डिंग हम लोग का टॉपिक रहता है। इसमें सबसे पहले क्या 1600 में या फिर 17th सेंचुरी के शुरुआत में कौन आते हैं? यूरोपियंस भारत में आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? ट्रेड करने के लिए आते हैं। बट ट्रेड करते करते क्या होता है, उनको लगता है बहुत ज़्यादा टैक्स टैक्स लगते रहता है। तो क्या होते हैं, समय पाके स्ट्रेटजी लगा के वो लोग क्या है स्टार्ट कर देते हैं पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने में, जो कि बंगाल को सबसे पहले करते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि वो अपना तरीके से कैसे करके चलना है उसके लिए नए नए कानून लेके आते हैं, जिसको ब्रिटिश प्रशासनिक प्रशासन और अलग अलग के कानून रहते हैं, जो कि हम लोग सुधार के रूप में देखेंगे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म, अलग अलग एक्ट आएंगे इसमें। और वो जो एक्ट है बाद में कल्मिनेट होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद क्या है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसका झलक हमको यहाँ पे भी मिलता है। लेकिन जब ब्रिटिश या फिर कोई बाहर से आता है तो यहाँ के लोग जो रहते हैं ऑलरेडी रहते हैं, उन लोग के ऊपर असर होता है, उनको गुलामी का भाव आता है, तो वो लोग प्रारंभिक काल में विद्रोह करते हैं। लेकिन धीरे धीरे लगभग 100 साल होता है, तब जाके एक पूरा ग्रुप, पूरा नॉर्थ इंडिया एक होके जो मुगल मुगल राजा के नेतृत्व में एक क्रांति करते हैं, 1857 की क्रांति करते हैं। तो हम लोग जो डे 4 में ये जो पूरा हिस्ट्री है इवेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले जो अगर देखा जाए तो ये क्या है, भारत में यूरोपियंस का आगमन। तो सबसे पहले भारत में जो यूरोपियंस क्यों आते हैं? ट्रेड करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे पूरा इस्लाम का वर्चस्व रहता है। तो जो ट्रेड रूट कहाँ से नया खोजते हैं? सी से खोजते हैं। क्यों सी से खोजते हैं? क्योंकि लैंड से आओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट कम होगा। तो पुर्तगाल आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो व्यापार के लिए आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? कॉम्पीट करते हैं। तो उस कॉम्पीट में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो 3 युद्ध, जिसको कार्नाटिक युद्ध बोलते हैं। और ये साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है। किसके किसके बीच? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच, उसको हम लोग कार्नाटिक युद्ध बोलते हैं। ठीक है, कार्नाटिक युद्ध बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ब्रिटिश जीत जाता है इस एरिया में, ठीक, उधर संधि करते हैं ब्रिटिश और फ्रांस। तो फिर ब्रिटिश कहाँ पे? जो बंगाल के ये वाला रीजन पे, जो कि ढाका और वेस्ट बंगाल कलकत्ता वाला जो रीजन है, बहुत समृद्ध रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना पॉलिटिकल प्रभाव लेके आते हैं। कहाँ? कौन सा युद्ध करके? बैटल ऑफ प्लासी से। रॉबर्ट क्लाइव जानते होंगे। और बैटल ऑफ प्लासी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जिसमें क्या करते हैं, पहली बार वो लोग व्यापारिक संगठन से राजनीतिक संगठन के रूप में उभरते हैं। और उसके बाद जो मेन एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में फर्स्ट टाइम जो मुगल किंग रहता है, भले ही सिंबॉलिक रहता है, वो क्या कर देता है? सरेंडर कर देता है। मतलब सरेंडर इन द सेंस कि उन्होंने अंग्रेज लोग का क्या पेंशन लेना शुरू कर देता है। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है पहला टॉपिक में। दूसरा जो टॉपिक होता है, जब बंगाल को कैप्चर करते हैं, बंगाल को कैप्चर करते हैं, उसके बाद बहुत सारे उन लोग का नीति रहता है। बहुत सारा नीति, जैसे सब्सिडी अलायंस हो गया, फेंस की नीति हो गया। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ऐसे क्या है कि स्ट्रेटेजिकल जो डिप्लोमेटिक कूटनीति का प्रभाव यूज करके अलग अलग राजा थे, ठीक है, उन लोग के साथ धीरे धीरे एक दूसरे के साथ गठबंधन बना के, ठीक है, एक एक करके जीतते जाते हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है कि जब मैसूर, जहाँ पे अभी कर्नाटका का एरिया है, वहाँ पे मैसूर वाले के साथ जब टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान के साथ जब हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ लड़ते हैं, तो हैदराबाद और मराठा के साथ मिल के इसको हराते हैं। उसके बाद धीरे से क्या होता है, जब ये इनको कंट्रोल में आ जाता है तो मराठाओं को हराते हैं, ठीक है ना, मराठाओं को अधीन करते हैं। उसके बाद आपका धीरे से इधर सीख का एरिया कैप्चर करते हैं। तो इस टाइप से धीरे धीरे क्या करते हैं, कंप्लीटली वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो क्या ना, डिवाइड एंड रूल, सिंपल सा नीति है, ये करते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोग का विस्तार कैसे होता है।
थर्ड, जब यहाँ पे आते हैं तो वो उनका जो आधुनिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिस हिसाब से वो लोग पूरा प्रशासन को चलाते थे, वो प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले राजतंत्र था, तो राजा का ही जो चलता था, जो बोल दिया वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये लोग क्या, किस चीज़ में, रूल ऑफ लॉ कहते थे, ये लोग मानते नहीं थे। ब्रिटेन में था रूल ऑफ लॉ, और बोलेंगे कि जितना भी है वो सब नियम कानून के हिसाब से चलेगा। और उसके लिए क्या है, वो लोग क्या लेके आते थे, बिल बनाते थे, एक्ट लेके आते थे, और सब चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होता है। जैसे कि सबसे पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश का पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, करने की कोशिश करता है, तो रेगुलेटरी एक्ट लेके आता है, और उससे बताता है कि जो वहाँ यहाँ का गवर्नर है किस टाइप से भारत को प्रशासन करेगा। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट लेके आता है। उसके बाद अलग अलग हर 20 साल में एक्ट लेके आते हैं, और हर जो एक्ट आता है वो एक तरह का हम लोग का जो आज का प्रेजेंट का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में या फिर ढांचा है, जो तरीका है, वो हमको देखने के लिए मिलेगा। ये उसी ने ही जो प्रेजेंट फॉर्म आप जो सिस्टम है, जिसमें सिविल सर्विस, आर्मी, जुडिशरी, पुलिस व्यवस्था, जो मॉडर्न तरीके का जो यूरोप में था, वो लेके आते हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगला, जब वो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के जो लोकल है एलिनिएट फील करते हैं। वो लोग जो आते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि वाइट मेंस बर्डन बर्डन, मतलब कि हम लोग यहाँ पे आप लोग को सभ्य बनाने आए हैं, सभ्यता वाला पार्ट। हम आपको यहाँ पे क्या है, सभ्य बनाने आए हैं, आपको कल्चर सिखाने आए हैं, आपको एजुकेशन देने आए हैं। तो उसके कारण क्या है कि यहाँ का जो पुराना सिस्टम है, यहाँ पे गुरुकुल पद्धति चल रहा है, मदरसा सिस्टम चल रहा है मुस्लिम लोग का, ठीक, तो वो लोग क्या है कि, और तो हर एक जो सोशल सिस्टम है, कस्टम है, उसमें क्या है कि उनका जो नियम कानून जो बना रहे हैं, तो वो क्या होता है, क्लैश होता है, तो बहुत सारे विद्रोह होता है। जैसे कि सन्यासी और फकीर विद्रोह, हम लोग के भारत में जानते हैं, जो सन्यासी होते हैं, फकीर होते हैं, पूरा मूवमेंट करने की आज़ादी रहता है, लेकिन उन लोग को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्या बोलते हैं कि इन लोग मुखबिरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो लोग विद्रोह करते हैं। वैल्योर का मुतनी होता है। उसके बाद बहुत सारे भूमिहीन लोग, ठीक है, उन लोग का ज़मीन जब कब्जा करते हैं, किसान लोग, उन लोग को ज़बरदस्ती नील की खेती करो बोलते हैं, तो वो जनजाति लोग, जैसे संथाल जनजाति है, ठीक है, उन लोग को क्या बोला गया, अभी तक जनजाति लोग का क्या रहता था कि पूरा जंगल हमारा है वाला, फिर लेकिन क्या है कि वो लोग बैरिकेड बना दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या, ये विद्रोह करते हैं। एक पॉइंट टॉपिक पढ़ोगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इवेंट होता है वो 1857 की क्रांति होता है, जिसमें हम लोग को समझ में आया जा रहता है कि ये जो उसके जो कारण में, जैसे कि पॉलिटिकल कारण क्या है, ठीक है ना, पॉलिटिकल कारण, उसका एक आर्थिक कारण है, यहाँ से जो उन लोग को परेशानी हो रहा है, मतलब यहाँ का पैसा चले जा रहा है, या तो फिर आर्मी में भर्ती होने के कारण जो राजा का सैनिक है वो क्या करेगा, उन लोग का जॉब चले गया। सोशल कारण, ये बोल रहा है क्रिश्चियनिटी को इन लोग प्रमोट कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो उन लोग को कई लोग को ऐतराज होता है। ये मिलिट्री, मिलिट्री में भी क्या हो जाता है, मंगल पांडे का सुने होगे, क्या है कि जो हिंदू और मुस्लिम में इम्पोर्टेंट होता है कि जो गाय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, पवित्र माना जाता है, ठीक है, कारतूस में उन लोग जो सुअर होता है, उन लोग मुस्लिम समुदाय के लिए वो, मतलब वो यूज़ नहीं करते, खाते वगैरह नहीं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, इसके कारण ये स्टार्ट होता है, मिलिट्री कारण से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका पीछे बहुत सारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, डलहौजी का हड़प नीति भी, बहुत सारा इवेंट रहता है। तो उसके कारण बहुत सारे जो नॉर्थ इंडिया, जो उत्तर भारत के बहुत सारे राजा एकत्र होते हैं और एक साथ विद्रोह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत हद तक उस हिसाब से क्या बोलते हैं, एकजुट नहीं हो पाते, एक लीडरशिप नहीं बना पाते, लॉजिस्टिक नहीं बैठा पाते, तो उसके कारण क्या हो जाता है, आधा सक्सेस होता है, ठीक। तो उसके कारण क्या है कि उसको अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग तरीका से देखते हैं, इतिहास में अलग अलग लोग का ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। जैसे कि राष्ट्रवादी वीर दामोदर सावरकर, वो एक बुक लिखते हैं, 1857 भारत की पहला स्वतंत्रता संग्राम है। वैसे बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर हैं, वामपंथी हैं, मार्क्सिस्ट, अलग अलग लोग, जैसे कि ब्रिटिश लोग ये लिखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक हो गए हैं, या फिर मुस्लिम लोग ने बगावत कर दिया है, इस टाइप का लिखते हैं। मार्क्सिस्ट लोग लिखते हैं कि भैया ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। तो क्या कि एक पूरा डायमेंशन है, आपको पढ़ना रहता है हिस्ट्री का। तो ये कम्प्लीटली जो डे 4 है उसमें जो 1857 की क्रांति तक आज पहले पढ़ना था, उसका जो इम्पोर्टेंट जो 5 क्वेश्चन है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करना, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडरी अलाइंसेस। तो सहायक नीति की अवधारणा को समझाइए।
2 मार्क्स में है, आपको 30 वर्ड्स में लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि का विवरण कीजिए तथा उसके महत्व का उल्लेख कीजिए। गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ इलाहाबाद ट्रीटी एंड मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस। तीसरा जो क्वेश्चन है, विच फैक्टर लीड टू द ब्रिटिश एक्विजिशन ऑफ इंडिया ओवर यूरोपियन नेवर। ब्रिटिशों को अन्य यूरोपीय पड़ोसियों पर भारत के अधिग्रहण में सफल बनाने वाला प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो ब्रिटिश क्यों सक्सेस हुआ, रेस्ट क्यों फेल हो गया, उसके बारे में बताना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, थोड़ा मूल्यांकन करना है। उसमें 1857 से पहले ब्रिटिश प्रशासनिक सुधारों का प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो 1857 से पहले जब ब्रिटिश ने बहुत सारे एक्ट लेके आए हैं तो उसका इफेक्ट क्या है बताना है। इवॉल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ अर्ली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बिफोर 1857। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड इंडियन रूलर्स रिस्पॉन्डेड टू द ब्रिटिश एक्सपेंशन, गिव एग्जाम्पल। ब्रिटिश विस्तार के प्रति भारतीय शासकों की क्या प्रक्रिया थी, उदाहरण सहित उत्तर दे दिए। तो कैसे रिस्पॉन्स किए थे। लास्ट क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में लिखना है, वो है डिस्क्राइब द डिफरेंस व्यू ऑन द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ 1857 1857 की क्रांति के विद्रोह के स्वरूप और चरित्र पर विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन करना है। या आपको बताना है मेंशन द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम को स्पष्ट कीजिए। ये टॉपिक था और इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन जिसको आज आपको लिखना है। थैंक यू, जय हिंद। पानी कहाँ है।